मैं कमलकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आज के नए लेक्चर विटिग रिएक्शन की जो अगली मॉडिफिकेशन है, जो स्क्लोजर मॉडिफिकेशन है, जो स्क्लोजर साहब ने दी थी मॉडिफिकेशन, वो हम कंटिन्यू करेंगे। और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कोरेफुस रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर विटिग रिएक्शन को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्लोजर मॉडिफिकेशन ऑफ विटिग रिएक्शन। अब देखो, स्क्लोजर मॉडिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो सिंपल विटिग रिएक्शन थी उसमें मैंने आपको बताया है कि उसमें क्या होता था, जो स्टेबलाइज्ड इलिड है, जो स्टेबलाइज्ड इलिड है वो क्या देता था, ई एल्कीन। और जो नॉन स्टेबलाइज्ड इलिड है, नॉन स्टेबलाइज्ड इलिड गिव्स अस जेड एल्कीन। यही था। लेकिन कुछ रिएक्शंस, कुछ सिंथेसिस ऐसी हुई जिसमें हमें नॉन स्टेबलाइज्ड इलिड से ई एल्कीन की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इस मॉडिफिकेशन में क्या हुआ कि इसमें चेंज होके ऐसा किया गया कि जो नॉन स्टेबलाइज्ड इलिड है वो हमें ई एल्कीन दे। ठीक है, नॉन स्टेबलाइज्ड इलिड है वो ई एल्कीन दे। तो यही है इसकी थ्योरी कि स्क्लोजर मॉडिफिकेशन वो मॉडिफिकेशन है इलिड रिएक्शन की या विटिग रिएक्शन की जिसमें नॉन स्टेबलाइज्ड इलाइड हमें ई एल्कीन देता है। दिख रहा है ना, ई एल्कीन। अब देखो स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले ये हमारे पास कंपाउंड है, सबसे पहले PHLi। और PHLi क्या है? PHLi यहाँ पे एक बेस की तरह रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और जैसे ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? इलिड की। ठीक है, इलिड की फॉर्मेशन हुई, हमारे पास इलिड की फॉर्मेशन हुई। अब देखो, अब हमारे पास एल्डिहाइड है, हमारा सबस्ट्रेट है, जो विटिग रिएक्शन का सबस्ट्रेट होता है वही हमारे पास सबस्ट्रेट है। तो अब ये क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज है जो है वो यहाँ पे विटिग रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये जो विटिग रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा। और यहाँ पे हमारे पास लिथियम है तो ये इसका काउंटर आयन आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो, अब जो बात है वो ये है कि यहाँ पे हमने फिर से PHLi को डाल दिया है। अब जब हमने फिर से PHLi को डाल दिया तो ये फिर से किसकी तरह रिएक्ट करेगा? बेस की तरह रिएक्ट करेगा। और ये अगर बेस की तरह रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर ये फिर से PHLi डाल दिया हमने तो ये PHLi क्या करेगा? इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? और हमारे पास फॉर्मेशन होगी इसकी। और जब हमारे पास एक बार इसकी फॉर्मेशन हो गई है तो अब हम इस पे इसका काउंटर आयन आएगा और इसको जो इंटरमीडिएट को जो बोलते हैं, या फिर यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज पे क्या आएगा? फिर से काउंटर आयन आ जाएगा इसका। जो अब इसको जो इंटरमीडिएट को बोलते हैं वो बोलते हैं बीटा ऑक्सीडो इंटरमीडिएट। बीटा ऑक्सीडो इंटरमीडिएट। ठीक है, अब फर्दर इस रिएक्शन में क्या है? फर्दर हमने ऐड किया है टर्ट ब्यूटोक्साइड को और टर्ट ब्यूटेनॉल को। ठीक है, तो अब ये जो टर्ट ब्यूटेनॉल है और जो टर्ट ब्यूटोक्साइड है, यही जो कंडीशन है वो अब देखो, हम मान लेते हैं कि ये जो R और R' है वो सेम साइड में है। अबव द प्लेन भी हो सकते हैं और बिलो द प्लेन भी हो सकते हैं। जब R और R' एक साइड में है, मतलब ये सिन है एक दूसरे के, तो ये जो कंडीशन है
ये कंडीशन, और अगर हम इसको बोले तो ये बिटेन बोलते थे हम इसको, ये बिटेन इंटरमीडिएट है। और जब ये बिटेन इंटरमीडिएट इन कंडीशंस के थ्रू गुजरता है, तो अगर ये पहले इरिथ्रो था, इरिथ्रो मतलब आर और आर डैश सेम साइड में थे, अगर ये पहले इरिथ्रो था तो अब ये जो इन कंडीशंस में क्या होगा कि ये जो है वो थ्रियोबिटेन सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा? थ्रियोबिटेन सिस्टम बनाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बनाएगा? थ्रियोबिटेन सिस्टम। और थ्रियोबिटेन सिस्टम को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको लाइक इस तरह से, और आर, ये जो आर डैश है और आर है वो क्या है? अपोजिट साइड में जा रहे हैं, ये अबव द प्लेन आ रहा है, ये बिलो द प्लेन जा रहा है, तो ये क्या बोल सकते हैं हम इसको कि ये थ्रियोबिटेन सिस्टम है, थ्रियोबिटेन। तो जब ये थ्रियोबिटेन सिस्टम की फॉर्मेशन हो जाती है तो इसमें वापस से इसकी ऑक्सीडेन सिस्टम की फॉर्मेशन होगी, और ये फिर से वापस से क्या करेगा? एल्कीन की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये फिर से वापस से एल्कीन की फॉर्मेशन कर, और ये जो एल्कीन बनी है वो ई एल्कीन है। अब देखो, हमने आर ग्रुप लगा हुआ था यहाँ पे, आर मतलब एल्काइल ग्रुप है, और ये जो हमारा जो सिस्टम था वो क्या था? नॉन स्टेबलाइज इलाइड था, और हमने नॉन स्टेबलाइज इलाइड से किसकी फॉर्मेशन कर दी है? ई एल्कीन की। तो यही क्लोजर आपकी मॉडिफिकेशन थी, जो बहुत ही आसान मॉडिफिकेशन है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। अब जो हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं कोरेफुस रिएक्शन। कोरेफुस रिएक्शन इसी विटिक रिएक्शन का एक पार्ट है, या विटिक रिएक्शन की तरह ही इसकी जो मैकेनिज्म है वो जाता है, इसलिए हम इसको यहीं पढ़ लेते हैं। कोरेफुस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, कोरेफुस रिएक्शन। अब कोरेफुस रिएक्शन में क्या होता है? कोरेफुस रिएक्शन में ये होता है कि जो हमारा एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं CbR4 जिंक PPH3 के साथ, और जब ये रिएक्शन बनाते हैं तो ये हमें देता है डाइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड। और फर्दर अब जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होती है। अब इसका देखो, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले CbR4 को समझो, CbR4 को, CbR4 है। अब देखो हमारे पास PPH3 है, PPH3 क्या करेगा? हमारा ब्रोमीन पे अटैक कर देगा, और ब्रोमीन पे अटैक करेगा तो ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ये बोन के इलेक्ट्रॉन्स इसको दे के जाएगा, और जब इसको बोन के इलेक्ट्रॉन्स दे के जाएगा ये, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी? नेगेटिव चार्ज की। जब ये नेगेटिव चार्ज, अब देखो हमारे पास रिएक्शन में क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? यहाँ पे ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकलेगा, और जब ये ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी? कार्बीन। पढ़ते हैं ना हम, इंटरमीडिएट जब पढ़ते हैं, जब कार्बन के फॉर्मेशंस पढ़ते हैं कार्बन इंटरमीडिएट में। अब ये CbR2 है, जब ये CbR2 अब क्या करेगा? रिएक्शन मिक्सचर में फिर से PPH3 है। अब ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। सबको पता है, हम सबको, कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। तो इसका क्या करेगा? अब ये हमारे पास जो PPH3 है ये क्या करेगा? फिर से अटैक कर देगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी करेगा? इलिड के फॉर्मेशन। और जैसे ही इलिड की फॉर्मेशन होगी, जैसे ही इलिड की फॉर्मेशन होगी, हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड है,
और एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्किन की फॉर्मेशन। अब हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे क्योंकि इसमें हम पढ़ चुके हैं कि ब्यूटेन सिस्टम है, ब्यूटेन सिस्टम बनेगा, कुछ रिएक्शंस में ब्यूटेन सिस्टम बनता है, कुछ रिएक्शंस में क्या करते हैं हम डायरेक्ट ऑक्जाफॉस्फेटेन सिस्टम को बना देते हैं। तो इसमें किसकी सिंथेसिस होगी, Br और Br, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखो ये हमारे पास एल्किन की फॉर्मेशन हो गई। अब हमारे पास एल्किन की फॉर्मेशन हुई, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में है ब्यूटाइल लिथियम। अब जो ब्यूटाइल लिथियम है वो क्या करता है, ब्यूटाइल लिथियम है वो बेस की तरह रिएक्ट करेगा, और जब ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, और जैसे ही इस हाइड्रोजन को लेके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये ब्रोमीन बाहर, और ये हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी। अब देखो फर्दर हमारे पास क्या है कि ब्यूटाइल लिथियम है, ब्यूटाइल लिथियम बेस की तरह भी रिएक्ट करता है, और ब्यूटाइल लिथियम एक और काम करता है, वैसे तो बहुत सारे और भी काम करता है, 3-4 काम, लेकिन हम इस रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे कि ब्यूटाइल लिथियम यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी। और मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो होती है उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है कि अब आप देखो ब्यूटाइल ऐसा ही होता है, अब ब्यूटाइल ऐसा है तो नेगेटिव चार्ज जो है वो sp3 कार्बन पे है, sp3 कार्बन पे, और हमें पता है कि sp3 कार्बन बहुत ही ज़्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और अब ये इसको क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुलिंग होती है इधर की तरफ, और इसको क्या करते हैं डिस्टेबलाइज करता है, और यही जो डिस्टेबलाइजेशन है वही इसकी जो फास्ट रिएक्शन है उसका कारण है कि ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। जैसे ही इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, मेटल हैलोजन। और मेटल हैलोजन रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो sp3 कार्बन से हटके कहाँ पे आ चुका है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन पे आ चुका है। और sp हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है कि sp जो कार्बन होता है बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, इसमें फर्दर हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ चुका है, अब हम इसमें कोई भी फर्दर इलेक्ट्रोफाइल अब ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, और ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। ये थी हमारे पास कोरे-फुस रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं इंट्रामोलिकुलर विटिग रिएक्शन। सो इंट्रामोलिकुलर विटिग रिएक्शन में क्या होता है कि जो इलाइड है और जो हमारा सबस्ट्रेट है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, वो हमें एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही मोइटी में मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा यहाँ से इलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट हो जाएगा। हो जाएगा ना। सो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन दो एग्जांपल्स में हम समझेंगे इंट्रामोलिकुलर विटिग रिएक्शन को। यहाँ पे हमें टेट्राब्यूटॉक्साइड दिया हुआ है या NaOMe। यहाँ पे जो इनका जो यूज है, इनका यूज करने का मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेस का यूज कर रहे हैं। और बेस किस लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ इलीड की फॉर्मेशन करनी है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये जो बेस है वो हाइड्रोजन को लेंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, और तुरंत यहाँ पे इलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही ये रिएक्ट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी लाइक दिस। ओके, सो ये फर्स्ट एग्जांपल है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखिए आप कि यहाँ पे एल्डिहाइड है और ये हमारा इलीड है। इसमें इलीड की फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी है, और जैसे ही इलीड है ये रिएक्ट करेगा तो अब देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, मतलब 5 मेंबर रिंग बननी है यहाँ पे, जो कि है। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 मेंबर की रिंग बननी है, और इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में बननी है, तो जैसे यहाँ पे हो चुकी है। अब देखो अब क्या होता है कि कुछ जो इलिड्स हैं, इलिड तो फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन कुछ जो हमारे सबस्ट्रेट हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, वो बहुत ही ज़्यादा हिंडर्ड होते हैं।
और बहुत ही ज़्यादा हिंड्रेड होने की वजह से क्या होता है कि वो लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। अगर वो लेस रिएक्टिव हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें मोर रिएक्टिव इलिड की जरूरत पड़ती है। तो अब मोर रिएक्टिव इलिड क्या करते हैं हम, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये मिथाइल है और जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं इलाइड से, जब इलाइड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं एट 50 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, और जो देखने को मिलता है तो बहुत ही माइन्यूट में मिलता है, माइन्यूट अमाउंट मिलता है हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो देखो, अब ये जो एल्डिहाइड यहाँ पे दिया हुआ है ये हिंड्रेड है। क्यों हिंड्रेड है? क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत ही ज्यादा हिंड्रेंस है, यहाँ पे हिंड्रेंस है। अब ये इसके साथ जब हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, जब इसके साथ हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, लेस रिएक्टिव बना देंगे। अब हमें इस लेस रिएक्टिविटी को हमें क्या करना है, तो अब हमें ये तो लेस रिएक्टिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलिड को मोर रिएक्टिव इलिड की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये जो इलिड है, ये जो इलिड है, ये जो इलिड है, इसमें इसकी फॉर्मेशन का हम प्रकार बदल देते हैं। इसका जो यूज जो करते हैं हम, रिएक्टिव जो स्पीसीज है वो यूज करते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये इलिड है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम या टर्ट ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है, हम इनकी जो बेस है इसकी रिएक्शन कराते हैं। ये यहाँ से क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और जब ये यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है। अब इस पे ऑलरेडी पहले से ही नेगेटिव चार्ज और ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गई, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है, तो ये मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया है, मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया है। अभी मोर न्यूक्लियोफिलिक है तो ये क्या करेगा, इस सिस्टम के साथ आसानी से रिएक्शन कर देगा। तो इसीलिए हम इस सिस्टम में क्या करते हैं, इस इलाइड को, सिंपल इलाइड को यूज ना करके हम क्या करते हैं, इस इलाइड को यूज करते हैं। और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो ये होता है, और ये हम इसके बाद ये इसके फॉर्मेशन के बाद जो नेगेटिव चार्ज बचता है वो इसको हाइड्रोजन दे देता है, और इस रिएक्शन की जो यील्ड है वो लगभग 87% तक यील्ड है। अब इस रिएक्शन की जो यील्ड है 87% तक यील्ड है, वो इसी वजह से, जब हम सिंपल व्हीटिक रिएक्शन यूज करते हैं हमें माइन्यूट थोड़ा सा अमाउंट में मिल रहा था, बल्कि हम जब इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म यूज कर रहे हैं, इसकी जब एक्टिवेटेड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हमें वही जो प्रोडक्ट है वो 87% यील्ड तक दिख रहा है। और इसी की फॉर्मेशन हम, अगर हमारे पास ये दिया हुआ है तो इसी से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मोल ब्यूटाइल लिथियम है, 2 मोल टर्ट ब्यूटाइल लिथियम का यूज कर लेंगे। तो इससे क्या करेगा, पहले ये एक हाइड्रोजन निकालेगा, यहाँ पे इलिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जैसे ही इलिड की फॉर्मेशन होगी यहाँ से जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो दूसरा मॉलिक्यूल ये इसकी फॉर्मेशन कर देगा, जो कि हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म है। तो यही थी इंट्रामोलिकुलर व्हीटिक रिएक्शन। और अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हॉर्नर वर्ड्सवर्थ मॉडिफाइड व्हीटिक रिएक्शन पढ़ेंगे और हॉर्नर व्हीटिक रिएक्शन पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं व्हीटिक रिएक्शन के, तो मैं सिंपल व्हीटिक रिएक्शन पहले पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट का।